दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे प्लस ए, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम जो अपना इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 1-2 साल में हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर इतना बूम हुआ है, मतलब बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है, जो शेयर्स है, उसमें इतना मूवमेंट आया है दैट सम ऑफ द बैंक्स आर ट्रेडिंग एट देयर लाइफ टाइम हाई। अगर लाइफ टाइम हाई नहीं भी रहेगा फिर भी जो पिछले 3-4 साल है उसका एटलीस्ट हाई पे अभी बैंकिंग स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो आगे जाके बैंकिंग स्टॉक और ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से ये मैंने आज एनालिसिस किया और वो एनालिसिस मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर इज़ द बुल रन टू स्टे और वी आर नियर द पीक, ये अपना आज का टॉपिक है, ध्यान से सुनना। और एक चीज़ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर का जो साइकिल है वो लंबे समय का रहता है, मतलब वो 4 से 5 साल से ज़्यादा टाइम बैंकिंग सेक्टर को लगता है ऊपर जाने में और नीचे आने में भी। तो इसीलिए आज का अपना वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है, 10-15 मिनट की जगह 20 से 25 मिनट तक होने वाला है। सो हैव पेशेंस और पूरा वीडियो देखना। मैं 100% श्योर हूँ पूरा वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको इससे सब्सटेंशियल गेन और सब्सटेंशियल बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो अपना इंडस्ट्री रहता है उसमें देर आर वेरियस सेक्टर्स और हर एक सेक्टर का अपना अपना एक साइकिल होता है। कुछ जो ऐसे सेक्टर्स है उनका शॉर्ट साइकिल रहता है, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनका मीडियम टाइम फ्रेम का साइकिल रहता है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनका लॉन्ग टर्म का साइकिल, मतलब जो टाइम फ्रेम है उनको मूवमेंट या उनको ग्रोथ दिखाने में वो लॉन्ग टर्म उनका साइकिल होता है। सबसे लंबा वाला जो साइकिल है, मतलब ग्रोथ अचीव करने में और डिक्लाइन होने में भी सबसे ज़्यादा वक्त जिसको लगता है वो है दोस्तों फाइनेंस सेक्टर। और उसमें भी ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसका जो साइकिल है, मतलब ग्रो करने के लिए भी और नीचे जाने के लिए भी दोस्तों वो सबसे लंबा है। इसमें ग्रोथ भी स्लो होता है और डिक्लाइन भी स्लो होता है, अनलेस देयर इज़ एनी एबनॉर्मली बैड न्यूज़ और एबनॉर्मली पॉजिटिव न्यूज़। दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंक्स है, उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रहता है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। एक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, दूसरा है दोस्तों कासा रेशो और एक है दोस्तों प्रोविजंस। जब भी बैंक्स के एनपीएस बढ़ते हैं तभी बैंक को प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ता है, तभी उनका प्रॉफिटेबिलिटी हिट होता है। जब भी एनपीएस क्लियर होते हैं तभी वो प्रोविज़न रिलीज़ करते हैं, तभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों उसका प्रोविज़न क्रिएट करने का और प्रोविज़न रिलीज़ करने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग रहता है। मतलब जब भी एनपीए आइडेंटिफाई हुआ प्रोविज़न क्रिएट होता है, और जब भी एनपीए गुड हुआ उसका जो टाइम है वो जब आइडेंटिफाई होता है तभी प्रोविज़न रिलीज़ होता है। ये पॉइंट के ऊपर हम लोग एक अभी 5-10 मिनट में वीडियो के आखिर में आएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जाके बैंकिंग सेक्टर में क्या मूवमेंट होगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग अभी एक वीडियो के एंड में 5-10 मिनट में आएंगे। अभी दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का साइकिल लंबा है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात की। तो अगर ये साइकिल लंबा है तो हमको 2010 तक पीछे जाना पड़ेगा, और 2010 से अभी तक मतलब 2023 में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए और क्या क्या मूवमेंट्स हुए और क्या क्या इंसिडेंसेस हुए और क्या क्या रिवेलेशंस हुए वो दोस्तों हम लोग देखेंगे। 2010 से अगर हम लोग चालू करेंगे तो दोस्तों 2010 में और उसके बाद 1-2 साल बैंक्स का पोजीशन बहुत स्ट्रांग था, बैंक्स हेल्दी थे, एटलीस्ट ऐसा ऊपर से दिख रहा था। बैंक के पास लिक्विडिटी भी अच्छा था, तो बैंक का जो लोन्स का जो डिसबर्समेंट का जो पैटर्न था दोस्तों, वो डिसबर्समेंट का पैटर्न यूज था, क्योंकि तभी इंडस्ट्री ग्रोथ भी अच्छा चल रहा था, तो डिसबर्समेंट का पैटर्न भी यूज था। बहुत ज़्यादा डिसबर्समेंट हो रहे थे। लेकिन दोस्तों जब भी बहुत ज़्यादा डिसबर्समेंट होते हैं तभी हो सकता है कि थोड़ा सा जो इग्नोरेंस है, वो जो क्वालिटी ऑफ लोन है या जो क्वालिटी ऑफ लेंडर्स है उनके तरफ भी थोड़ा सा इग्नोरेंस होता है। और दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ। और धीरे धीरे करके सम ऑफ द एग्जांपल्स अगर लेने हैं ओनली फॉर एग्जांपल से, तो किंगफिशर एयरवेज है, जेट एयरवेज है, गीतांजलि जेम्स है, ऐसे जो बड़े बड़े जो लेंडर्स थे जिन्होंने लोन दिया था उनके लोन्स में प्रॉब्लम हो गए। तो जैसे जैसे दोस्तों ये न्यूज़ आते गए वैसे वैसे अनक्लैरिटी जो है बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों, बैंक्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक है ये ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी
और दूसरा है कि ग्रोथ पाथ। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी और जो क्लैरिटी था दोस्तों, वो दैट स्टार्टेड कमिंग इन डाउट इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। जो शेयर होल्डर्स थे उनके माइंड में, बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंसिडेंसेज एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एनपीएस, ये सब जो प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट का जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर डाउट आना शुरू हुआ। और ऐसे कितने केसेस आगे आ सकते हैं इसके ऊपर भी लोगों के माइंड में संभ्रम था, लोगों के माइंड में डाउट था। तो इसीलिए दोस्तों बैंकिंग सेक्टर जो 2010 में इधर था वो धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो गया। एंड जस्ट एज अ पॉइंट, तभी के जो लोन थे दोस्तों उसमें कोलैटरल ठीक से नहीं था, विद इन बैंक्स ऑल्सो कुछ फ्रॉड्स हुए, एंड ऑल दिस एडेड अप टू द डिक्लाइनिंग इन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ all banks, not only nationalized banks but also private sector banks. So naturally banks का NPS बढ़ने लगा, banks का जो प्रोविजन करने का स्पीड था वो बढ़ने लगा, and that provision creation speed surpassed the net interest margin. उसके वजह से दोस्तों बैंक started declaring losses and after few quarters heavy losses. और दोस्तों जब भी ऐसा अनसर्टेनिटी रहता है मार्केट में या किसी सेक्टर में, तो उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो इफेक्ट है वो जो वीक प्लेयर्स है उनके ऊपर भी दिखता है और जो अच्छे प्लेयर्स है उनके ऊपर भी दिखता है। दोस्तों बेस्ट एग्जांपल अभी हाल ही में 2-3 दिन से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, हेवी रेन्स है वहाँ पे। तो उसके वजह से दोस्तों लैंडस्लाइड वहाँ पे हो रहा है। तो लैंडस्लाइड में जो वीक हाउसेज है उनको तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, वो तो ढह रहा है, लेकिन जो पक्के मकान थे, जो अच्छे मकान थे, जो स्ट्रॉन्ग मकान थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसके वजह से दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, उसके वजह से जो वीक बैंक्स थे उनका शेयर प्राइस तो नीचे चला ही गया, लेकिन जो अच्छे बैंक्स थे उनका भी शेयर प्राइस के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ। उसके बाद दोस्तों आया 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुआ। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद more focus and more transparency started coming in all the public sector bank. Top priority was given to identify all the bad loans, to all the NPAs, and to cover those NPAs with provisions, and not only cover those NPAs but also start the remedial process to collect the NPAs. But दोस्तों जैसे ये प्रोसेस चालू हुआ तो more skeleton started coming out. मतलब जब भी जो मलबा रहता है फ्लैश फ्लड्स आने के बाद, लैंडस्लाइड होने के बाद, तो वो मलबे के नीचे क्या है वो जब तक मलबा हम हटाते नहीं है मालूम नहीं पड़ता है कि अंदर क्या क्या है। तो जैसे 2014 के बाद दोस्तों एनालिसिस चालू हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीएस चालू हुआ। रिजर्व बैंक ने भी जो एनपीएस के जो नॉर्म्स है और जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्ट किया। तो उसके वजह से दोस्तों जो एनपीएस थे, जो छिपे हुए थे, जो लैंडस्लाइड के स्लज में, मड में अंदर थे, वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। उसके वजह से दोस्तों एनपीएस का प्रोविज़न था वो जो पहले का जो स्पीड था, मतलब 2010 से 2014 तक का, उससे डबल से भी ज़्यादा हो गया और उसका और ज़्यादा इफेक्ट दोस्तों बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हुआ। उसके बाद में दोस्तों 2-3 साल में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आया कि अभी इसके बाद और नए एनपीएस एटलीस्ट बैंक्स के बुक्स में मिलने के चांसेस कम है। नया एनपीए अगर कुछ होता है, समझो कुछ मार्केट में चेंज होता है, तो नया एनपीए हो सकता है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बैंकिंग बिजनेस। लेकिन जो सेक्टर है और जो इन्वेस्टर है, एटलीस्ट उनको 2-3 साल के बाद ये ट्रांसपेरेंसी और ये क्लैरिटी आया कि अभी गड़े मुर्दे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो आगे जाके बुक्स में से कोई एनपीए भूत बन के बाहर नहीं आएगा। इसका ट्रांसपेरेंसी आने लगा। अगेन बैंकिंग सेक्टर स्टार्टेड मूविंग अप। लेकिन उसके बाद दोस्तों कोविड आ गया। मराठी में हमारी एक ऐसी कहावत है कि दुष्काळामध्ये 13वा महिना, मतलब अकाल पड़ा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और साल के इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स अभी 13 महीना हो गए। वैसे दोस्तों बैंकिंग सेक्टर अभी सुधर ही रहा था, तभी कोविड आ गया एंड अगेन बैंक्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी था और जो बैंक्स का एनपीए था उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। इनफैक्ट ग्लोबल फिनेंशियल सेक्टर वाज इन टर्मोइल। क्या होगा मालूम नहीं था, ये कोविड कितने टाइम तक चलेगा, इसका रेमेडी क्या है, व्हेन थिंग्स वुड कम बैक टू नॉर्मल, किसी को अंदाज़ा नहीं था। देयर वाज अ पैनिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और पैनिक में नॉट ओनली बैंकिंग सेक्टर्स, बाकी सेक्टर्स भी सब नीचे चले गए। एंड देन ग्लोबली ऑल द फिनेंशियल मार्केट्स, ऑल द शेयर मार्केट्स, सब कंट्रीज के शेयर मार्केट दे स्टार्टेड टचिंग देयर लाइफ टाइम लो एवरी डे। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, दैट इज़ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल हुआ। हम सबको मालूम है
कोविड पीछे रह गया, धीरे धीरे करके जो भी प्रॉब्लम्स थे, दोज प्रॉब्लम ऑल द कंट्रीज स्टार्टेड ओवरकमिंग, स्पेशली इंडिया में जो अपना ग्रोथ रेट है आफ्टर कोविड, वो दोस्तों बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन से सबसे अच्छा है। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों, कोविड की वजह से नया एनपीएज में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। थोड़े बहुत एनपीएज हुए रहेंगे, लेकिन वो स्मॉल क्वांटम में, वो मीडियम और स्मॉल जो एंटरप्राइज थे उनमें थोड़े थोड़े करके एनपीएज थे, लेकिन उनको भी दोस्तों रिजर्व बैंक ने उनके जो रूल्स थे, उनका जो फ्रेमवर्क था, वो फ्लेक्सिबल बना के हाउ वी कैन अकोमोडेट दोज एंड ऑल्सो कीप द फिनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स स्ट्रॉन्गर, वो सोच के रूल्स में थोड़े बदलाव हुए। और उसके वजह से दोस्तों अभी का जो बैंक्स का सिचुएशन है, वो बैंक का जो सिचुएशन है वो दोस्तों, वो मेरे हिसाब से लाइफ टाइम बेस्ट रहेगा विथ मेनी ऑफ द बैंक्स। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम आरबीआई एंड ऑल्सो फ्रॉम बैंक्स, transparency started coming back. Things started moving, and now since last couple of years, larger picture about the banks is becoming more clearer and clearer. ज़्यादा क्लियर हो रहा है पिछले 2 साल में। और वो दोस्तों लार्जर पिक्चर क्या है, बैंक्स का जो बैलेंस शीट है, दैट इज़ नाउ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इन ऑल द अर्लियर ईयर्स। उनमें अभी कुछ स्केलेटन नहीं है, ऐसा लगता है। नए जो लोन का जो डिस्बर्समेंट हो रहा है वो एकदम ठोक बजा के हो रहा है, मतलब प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर कोलैटरल लेके, प्रॉपर सिक्योरिटी लेके ये नया लोन का डिस्बर्समेंट हो रहा है। तो ऑन वन साइड पुराने जो एनपीएस थे उसको बैंक्स अभी कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बैंक्स ने कलेक्ट किया है, नए एनपीएस नहीं बन रहे हैं, और जो लोन्स है दोस्तों उनका रिकवरी भी अभी स्ट्रॉन्गर एंड उनका रिकवरी भी अभी सिक्योर्ड है। ये दोस्तों हो गई बैंक्स की बातें। अपना जो कंट्री है, अपना कंट्री का बैलेंस शीट भी दोस्तों इज़ नाउ एट द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल। अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है सबसे लोएस्ट है, इन्फ्लेशन इज़ कमिंग डाउन एंड इंडिया इज़ ऑन अ ग्रोथ पाथ। तो दोस्तों ऑल दिस पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी जो बैंक्स के जो स्टॉक प्राइसेस है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। वी कैन सी दैट सम ऑफ द बैंक्स हैव डबल्ड, सम ऑफ द बैंक्स हैव ट्रिपल्ड इन देयर स्टॉक प्राइसेस एज कम्पेयर टू द कोविड टाइम लो। और दोस्तों ये जो बैंक्स का जो अच्छा पोजीशन, बैंक्स के लिए जो ये ड्रीम रन चालू है पर्टिकुलरली स्टॉक प्राइसेस के लिए, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे से 1 से 2 से 3 क्वार्टर तक और ये चलेगा, ये मेरा मानना है। मतलब जो अपमूव है वो और 2 से 3 क्वार्टर तक आगे भी रहेगी, ये मुझे लगता है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा दोस्तों ट्रांसपेरेंसी होना प्रॉफिटेबिलिटी में और बैलेंस शीट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इज़ नॉट द ओनली थिंग फॉर द स्टॉक प्राइस टू ग्रो और द स्टॉक प्राइस टू मूव अप। हम लोग दोस्तों इन्वेस्टर है, हम लोग ट्रेडर है, बैंक्स का पोजीशन अच्छा है, हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा तब होगा कि जब भी हमने जो शेयर खरीदा है वो शेयर का भाव भी ऊपर चला जाए। तो वो शेयर का भाव दोस्तों ऊपर जाने के लिए ट्रांसपेरेंसी जितना इम्पोर्टेंट है, उतना जो आगे का जो ग्रोथ का इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी का जो पिक्चर है उसमें ट्रांसपेरेंसी और उसकी क्लैरिटी होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें आगे के 1 साल में और 2 साल में क्या हो सकता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो नाउ कम्स। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में जो साइकिल की बात की थी, साइकिल का जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर हम लोग आते हैं दोस्तों। नाउ आई फील बैंकिंग सेक्टर इज़ एट इट्स पीक। लेकिन दोस्तों ये जो पीक है वो अभी क्लियर दिख रहा है या थोड़े क्लाउड में वो छुपा हुआ है, और मुझे जो दिखता है उससे भी ऊपर है, उसका अंदाज़ा लगाना दोस्तों मुश्किल है। लेकिन आई फील कि वी आर वेरी क्लोज टू द पीक। अगर पीक समझो हमने अचीव भी नहीं किया रहेगा, रीच भी नहीं किया रहेगा, लेकिन वी आर वेरी क्लोज टू द पीक, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों एक दफ़ा पीक के पहुंचने के बाद, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, अगर माउंट एवरेस्ट किसी ने क्लाइंब कर लिया तो उसके ऊपर और कौन सा पीक नहीं है, दैट इज़ द पीक। दोस्तों ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, फिनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। उसमें हर दिन, हर महीना और हर साल नए नए पीक्स बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर होना चाहिए। नीचे जाने के लिए भी ट्रिगर रखता है और आगे जाने के लिए भी ट्रिगर रखता है। तो ये जो बैंकिंग स्टॉक का जो दोस्तों पीक अभी आया है या आने वाला है या प्रोसेस में है, उसके लिए दोस्तों जितने ट्रिगर्स चाहिए थे, एनपीए रिडक्शन, ग्रोथ पाथ, अच्छा खासा रेशो, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी,
all those triggers now according to me have been factored in the stock prices of all the banking stocks. Secondly दोस्तों, now inflation, most important point, inflation is coming under control. So हो सकता है कि कोविड के बाद जो इंटरेस्ट रेट साइकिल में जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था और पिछले 2 क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज अभी नहीं हुआ है, उसके बावजूद दोस्तों इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल. तो हो सकता है कि दिवाली के बाद या अगला साल चालू होते होते वी वुड सी रिवर्सल साइकिल इन द इंटरेस्ट रेट. मतलब इंटरेस्ट रेट कम होना धीरे धीरे करके चालू हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन दोस्तों ऑन द अदर हैंड पिछले 6 महीने से 1 साल से या 1.5 साल तक बैंक्स को थोड़ा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए बैंक्स ने लॉन्गर टर्म के विथ हायर इंटरेस्ट रेट दोस्तों एफडीज एक्सेप्ट किए हुए हैं. HDFC जैसी बैंक भी 7.25% का इंटरेस्ट 3 साल के ऊपर का जो एफडीज है उसके ऊपर दे रहा है. एंड अगर सीनियर सिटीजन है देन दैट रेट गोज अप टू 8%. तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि ऑन वन हैंड बैंक्स हैव एक्सेप्टेड एफडीज एट हायर रेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. लेकिन अभी जब भी इंटरेस्ट रेट रिवर्सल का साइकिल शुरू होगा देन इट माइट अफेक्ट देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि बैंक्स जो लोन देंगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बैंक कलेक्ट करेंगे और जो अभी एफडीज बैंक के पास है एग्जिस्टिंग इन ह्यूज चंक, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे आउट होगा दोस्तों उसका गैप कम होगा, उसमें जो गैप है वो कम होगा और उसका इफेक्ट दोस्तों आगे के 6 महीने के बाद हो या 8 महीने के बाद हो बैंक्स का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके ऊपर उसका इफेक्ट दिखेगा. दूसरा पॉइंट है दोस्तों प्रोविजंस का. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला प्रोविजन जब भी क्रिएट होता है तभी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाता है और प्रोविजन जब भी रिलीज होता है प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर चला जाता है. तो पिछले 2-3 साल में बैंक्स का पोजीशन जो इम्प्रूव हुआ है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनपीएस एंड ऑल्सो रेजोल्यूशन ऑफ द एनपीएस. एनसीएलटी के रूल्स अभी एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो जो रेजोल्यूशन अभी हो रहे हैं एनपीएस के वो बहुत जल्दी हो रहे हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ द एनपीएस दोस्तों आइदर दे आर प्रोवाइडेड और दे आर रिजॉल्व, मतलब वो क्लियर हो गए. तो दोस्तों आगे जाके अभी एनपीएस जो है वो बढ़ने वाले नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ द एनपीएस का रिजोल्यूशन अभी आ गया है. तो पिछले 6 से 9 महीने में दोस्तों बैंक्स का जो इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें नो डाउट नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है विच इज़ अ मेन बिजनेस ऑफ ऑल द बैंक्स, उसका कंटेंट तो लार्ज कंटेंट है ही है, लेकिन ये जो रिलीज ऑफ प्रोविजन दोस्तों है उसका कंटेंट भी सब्सटेंशियल है इन लास्ट 6 to 12 मंथ्स. लेकिन दोस्तों आगे जाके ये जब भी प्रोविजंस में जो अभी जो रिलीज़ होने का जो स्पीड है वैसे जो प्रोविजन कंटेंट है वो भी कम होगा और उसका जो रिलीज़ का जो इफेक्ट है, समझो पहले 100 था अभी 75 है, आगे जाके 50 होगा और उससे भी आगे जाके दोस्तों 25 होगा. तो उसका जो स्पीड है प्रोविजन रिलीज़ का और प्रॉफिटेबिलिटी में आने का वो धीरे धीरे करके डेफिनेटली दोस्तों कम होने वाला है. और जो दोस्तों हमने कासा रेशो की बात की बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एफडीज, अभी दोस्तों बैंक के पास सेविंग अकाउंट में पैसा अच्छा खासा पड़ा हुआ है. 2000 रुपये का नोट बैन किया रिजर्व बैंक ने कुछ दिनों पहले ऑलरेडी बोला 2/3 ऑफ द नोट्स इन सर्कुलेशन है ऑलरेडी कम इन द बैंक. उसके वजह से सेविंग अकाउंट का बैलेंसेस बढ़ गया है. उसके वजह से एज ऑफ नो बैंक का कासा रेशो अच्छा है, इसीलिए बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड्स एज ऑफ नो थोड़ा कम है. लेकिन सेविंग्स में वो पैसा लाइफ टाइम तो पढ़ने वाला नहीं है, लॉन्गर टाइम के लिए पढ़ने वाला नहीं है. आगे के 6 से 9 महीने में ये जो सेविंग का जो बैलेंस है वो कम होगा, यूटिलाइज होगा. सो नेचुरली बैंक्स का कासा रेशो भी कम होगा, तो वहाँ से भी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसके ऊपर उसका निगेटिव इफेक्ट आएगा. तो दोस्तों इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2010 से जो साइकिल 2014 तक नीचे आया था बाद में वापस ऊपर चला गया, उसके बाद में कोविड के टाइम वापस नीचे आया और एज ऑफ नाउ इन 2023 इट्स एट पीक. मतलब जो 2010 में यहाँ पे था ऊपर चला गया, नीचे आके वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे चला गया और जो नीचे गया था दोस्तों वो सब्सटेंशियल नीचे चला गया था. उससे एज ऑफ नाउ वी आर एट पीक, ऐसा मुझे लगता है. और मुझे ये भी अभी लगता है कि द सैचुरेशन पॉइंट मतलब जो ग्रोथ का बैंक्स के ग्रोथ का नहीं है, जो उनका नॉर्मल जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो स्टैंडर्ड प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें तो ग्रोथ होते ही रहेगा. लेकिन जो स्टॉक प्राइस में जो ग्रोथ होना चाहिए, स्टॉक प्राइस में जो रन होना चाहिए दोस्तों, हो सकता है कि आगे के 6 से 12 महीने में उनमें भी सैचुरेशन लेवल आ सकता है.
तो इतना सब अभी सुनने के बाद आते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंकिंग शेयर में अगर किसी को अभी नया एंट्री करना है तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल नया एंट्री एट दीज लेवल्स थोड़ा अवॉइड करें। अगर एंट्री करना ही है तो स्मॉल क्वांटिटी में एंड स्मॉल लॉट में स्टैगर्ड वे में बैंक्स को ख़रीदा जा सकता है अभी भी, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में विथ अ स्टॉप लॉस। और जो बैंक्स का इंफ्रा के ऊपर ज़्यादा फोकस है, इंफ्रा मतलब रोड्स हो, बिल्डिंग्स हो, बड़े बड़े कारखाने हो, रेलवेज़ हो, इनके तरफ जिनका फोकस ज़्यादा है दोस्तों, वो बैंक्स में अभी भी धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आँख बंद करके किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करना अभी थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिकॉज वी आर क्लोज टू द सैचुरेशन पॉइंट, ऐसा मुझे लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अनलेस प्रॉफिट इज़ बुक प्रॉफिट इज़ ऑफ नो यूज़। प्रॉफिट जो है वो हमको घर लेके जाना ही चाहिए। समझो किसी के पास 1 लाख के किसी बैंक्स के शेयर है जिसमें वो 25,000 रुपया प्रॉफिट में है, एटलीस्ट 25,000 के शेयर बेच के जो प्रॉफिट है घर लेके जाया जाए, ऐसा मुझे लगता है। एंड देन मेक यूर इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री, मेक योर इन्वेस्टमेंट फ्री। अगर नीचे भी चला जाता है देन एटलीस्ट वी वुड नॉट लूज इन आवर प्रॉफिट। दोस्तों बहुत दिनों के बाद वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन ये सेक्टर ऐसा ही है, बैंकिंग सेक्टर का खुद का जो टाइम फ्रेम है वो लंबा है, तो उसके लिए वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।